महाजनपदों का उदय और भारत पर ईरानी और यूनानी आक्रमण। देखो क्या हुआ, जो ऋग्वेदिक कालीन जन थे, समझना, जो जन थे ऋग्वेदिक काल, जो कबीला था, वो उत्तर वेद काल में आते आते क्या बन गया, जनपद बन गया। और ये जनपद 6 सेंचुरी बीसी में, 6 सेंचुरी बीसी में जब इनको लोहे का ज्ञान हो जाएगा, तो लोहे से एक तो एग्रीकल्चरल टूल्स बनाएंगे, कृषि के औजार, एंड वेपन विद दी आयरन, लोहे के हथियार। ये करते करते कुछ और कारण होंगे, नगरीकरण होगा, अर्बनाइजेशन होगा, व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, शिल्प जो आर्ट वाली गतिविधियों में तेजी आएगी। तो ऐसे करते करते ये जनपद और बड़े होके क्या बन जाएंगे, महाजनपद बन जाएंगे। देखो 800 ईस्वी पूर्व में खोज कर ली थी भारतीय संदर्भ में, लेकिन ये नहीं कि जिस दिन खोज हुई उसी दिन सबके पास पहुंच गया, उसी दिन सबने हथियार बना लिया। उसका व्यापक पैमाने पर उपयोग 600 ईस्वी पूर्व में हो, ठीक है ना। वो ऐसा समय नहीं था कि हर एक चीज, जैसे कोई चीज आपको मिली और वो तुरंत सबके पास चली जाए, ठीक है, उसमें समय लगता था। तो व्यापक पैमाने पर प्रयोग कब शुरू हुआ, ऐसे तो लोहा जमीन में पता नहीं कब से दबा हुआ था, ठीक है ना। व्यापक पैमाने पर प्रयोग हुआ, वो हुआ 600 शताब्दी ईस्वी पूर्व में। और इस समय दो तीन चेंज और आते हैं। एक तो जनपद से क्या बन रहे थे, महाजनपद, साथ में नवीन धार्मिक आंदोलन हो रहे थे। नवीन धार्मिक, तुम्हारे आरएस प्री और मेंस दोनों के सिलेबस में है, सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में भी। ये कौन से हो रहे थे, जैन और बौद्ध। मतलब 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व या 600 बीसी, एक ही बात है, 6 सेंचुरी बीसी कह लो या 600, ये परिवर्तन का समय था। दो तरीके से परिवर्तन हो रहे थे, छोटे राज्य बड़े राज्यों में परिवर्तित हो जनपद से महाजनपद बन रहे थे, और दूसरा दो नवीन धार्मिक आंदोलन आ रहे थे। मतलब इसको ये कहें अपन, सामाजिक आर्थिक बदलाव का युग था। इट वाज एरा ऑफ सोशियो इकोनॉमिक्स एंड रिलीजियस चेंज। वो ये 6 सेंचुरी एक लैंडमार्क है प्रॉपर, इसके बाद में चेंजेस हो रहे थे, ठीक है। ये करते करते इन महाजनपद कितने थे, 16। इन 16 में से मगध एक था जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। मगध आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि मगध को एक तो प्राकृतिक रूप से सुरक्षा प्राप्त थी, पहली राजधानी राजगीर या गिरिव्रज थी, वो पहाड़ियों से, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, ठीक है। दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी, वो गंगा, सोन और गंडक के किनारे थी। तो एक तो जल की सुरक्षा होगी, प्राचीन समय में किलों की सुरक्षा कैसे करते, खाई खोद के, जैसे भरतपुर वाले किले के कर रखी है। लोहगढ़ का किला है, उसके चारों तरफ खाई खोल के सुजान गंगा नहर का पानी ले आए, ठीक है। तो इनको प्राकृतिक रूप से, दूसरा जो इस समय तक परिवहन का साधन थी, नदियां बहुत शानदार, क्योंकि बड़ा बड़ा जैसे अशोक के अभिलेख पूरे देश में जाएंगे। मौर्य जो अशोक था वो कैसे जाएंगे, नदियों के सहारे ही जाएंगे। स्थल वाले रास्ते से लेके जाना, उनके पास कोई अशोक लीलैंड के ट्रक थे क्या, या ट्रेन में, वो तो बेचारे वो, अब बैलगाड़ी पे तो एक लिमिटेशन होती है बैलगाड़ी की, ठीक है। तो नदियों के सारे परिवहन का काम कर लेते थे। मगध के पास लोहा सबसे ज्यादा था। मगध के जंगलों में हाथी मिलते थे। हाथी से क्या फायदा, हाथी को यूज करते थे टैंक की तरह। एक तो दलदली जमीन थी, उसमें हाथी आसानी से चलता था। एक दुश्मन के किले तोड़ने के लिए हाथी बहुत काम आता था। किले के दरवाजों पे आप देखते हो बड़े बड़े लोहे के वो निकले रहते हैं, वो किस लिए रहते हैं, लकड़ी वाले किलों, ताकि हाथी टक्कर मार के तोड़े नहीं, ठीक है। तो किले उनके, जो हाथी थे वो टैंक की तरह काम करते थे। उनके पास लोहा था, उनके पास प्राकृतिक सुरक्षा उपलब्ध थी, उनके पास हाथी थे। चौथा ये था, मगध दक्षिणी बिहार था, वहां वैदिक संस्कृति के एलिमेंट कभी गए ही नहीं। तो वहां के लोग ज्यादा एंथुजियास्टिक या उत्साही थे नए नए साम्राज्यों को जीतने में। फिर संयोग से मगध पे 3 आए योग्य शासक। योग्य शासक कौन कौन आए, योग्य डायनेस्टी या राजवंश कौन कौन से आए, हर्यक वंश आया। हर्यक वंश का टाइम था 544 टू 412, 412 है ना। इसमें 3 मुख्य शासक थे। फर्स्ट आएगा
बिंबिसार। बिंबिसार किसको जीत लेगा? अंग को जीत के अजात शत्रु को यहाँ का शासक बना देगा। इसके 3 रानियां थी। एक तो कौशल का राजा था, वहां पर सेनजीत उसकी बहन थी। दूसरी वज्जी की तेलन्ना थी। तीसरी पंजाब वाला एरिया था, उसको मध्य राज्य बोलते हैं, वहां की राजकुमारी थी। तो एक तो कौशल की हो गई, एक वज्जी की हो गई, और एक पंजाब की हो गई। अब अपने पिता की हत्या करके कौन शासक बनेगा? अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब क्या हुआ? जिसका कोई शत्रु ही पैदा नहीं हुआ। इसने सबसे पहले नंबर लिया दोनों मामाओं का, मामा जी आ जाओ। इसने जब बिंबिसार की शादी करी थी, काशी को दान में दे दिया था। इसने अकेले काशी से नहीं, इसने पूरे कौशल पर ही कब्जा कर लिया। मामा हो अपनी जगह, कौशल दे दो। बाद में किसको जीता? वज्जी को जीता। और वज्जी में 2 रथमुसल और महाशिला कंटक यूज किए। ये वज्जी उस समय के गणराज्य थे। 16 महाजनपद में से कौशल को जीत लिया, वज्जी को जीत लिया, अंग को पहले जीत ही चुके। ठीक है। फिर इसने जैसे पिता की हत्या करी, वैसे इसकी हत्या इसका बेटा कौन कर देगा? उदाइन। उदाइन नया काम क्या करेगा? उदाइन नया काम ये करेगा कि वो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाएगा। राजगीर या गिरिवर्ज। राजगीर या गिरिवर्ज को राजधानी इसने बनाया था। इसके 2 नाम है, राजगीर या गिरिव्रज। यहाँ आज भी इस जगह है ना, इनके किले के अवशेष मिलते हैं। ठीक है। और पाटलिपुत्र में आगे चंद्रगुप्त मौर्य राजधानी बनाएगा। पाटलिपुत्र देश की राजधानी रहेगी लंबे, आज का वर्तमान पटना। बोलो इतनी बात समझ आई क्या? यहां तक कर लिया था ना हम लोगों ने। ठीक है। अजात शत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति हुई। ठीक है। बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां हुई है। जब धर्म में किसी बात को लेके विवाद होता है तो उसमें समिट, कॉन्फ्रेंस, संगीत या संगीतियां होती है, तो वो बैठ के निर्णय करते हैं। ठीक है। इसमें विनय पिटक और सुत पिटक, जब बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा तब तुम्हें फिर से बताऊंगा, तब अच्छे से समझ। उसका विनय पिटक और सुत पिटक का संकलन किया गया। बोलो इतनी बात समझ आई? यहां तक कर लिया था हम लोगों ने, कर लिया था। अब आगे करना था अपने को शिशुनाग वंश। शिशुनाग इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही समझने के लिए जरूरी है कि कैसे करके मगध ने एक एक करके कैसे बाकी 16 को हरा दिया था। यही समझने के लिए जरूरी है। इसका समय है 412 टू 344 बीसी। मत याद करना, जर्नल आपको याद रहना चाहिए। एग्जाम में ये इस तरह की डेट्स आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है। अब शिशुनाग वंश में पहला क्या आया? उनका एक शासक था नागदशक। किस वंश का था? हर्यक वंश के नागदशक को किसने मार दिया? की हत्या की शिशुनाग ने, और नए वंश की नींव डाली। ठीक है। इस शिशुनाग ने क्या किया? 2 नए और राज्य जीत लिए। 2 नए राज्य इसने कौन कौन से जीते शिशुनाग ने? इसने शिशुनाग ने जीत लिए वत्स और अवंती को, और जीत लिया। तो सोच के देखो, मगध बहुत बड़ा हो गया ना। वत्स और अवंती को जीत लिया। वत्स की राजधानी कौन सी थी? कौशाम्बी। ये इलाहाबाद के पास है। ठीक है। और अवंती, जिसकी राजधानी उत्तरी की तो उज्जैनी थी, दक्षिणी की महिष्मती थी, जो आज का जो ऊपरी उत्तरी मध्य प्रदेश है वो वाला एरिया। बोलो। तो अंग को जीत लिया, काशी को जीत लिया, वज्जी को जीत लिया, वत्स को जीत लिया, अवंती को जीत लिया। यही तो बड़े राज्य थे। कल मैंने इनमें से बड़े राज्य कौन से बताए थे? बड़े महाजनपद कौन कौन से थे? एक तो मगध था, एक कौशल था, एक अवंती था, एक वत्स था। ठीक, बाकी तो छोटे बच्चे थे सारे, है ना। बाकियों को तो, बड़े बड़ों को तो सारों को जीत लिया। और इसने क्या किया? राजधानी बनाया अपनी वैशाली। वैशाली को राजधानी बनाया। वैशाली को राजधानी। ठीक है। आपसे प्रीलिम्स में ये पूछे कि मगध के कौन से शासक था
जिसने वत्स और अवंती को जीता तो शिशुनाग। या मगध पे क्रम से किन राजवंशों ने शासन किया? हर्यक, शिशुनाग और फिर नंद। ठीक है, तो यहाँ ये इसके बाद अगला शासक आएगा शिशुनाग के बाद में कालाशोक। कालाशोक को पुराणों में काकवर्ण भी कहते हैं। इनका वर्णन मेनली पुराणों में ही है, अब तक कोई लिखित साहित्यिक अभिलेख नहीं मिलता। इनका वर्णन मैक्सिमम पुराणों में है। और पुराणों में क्या है? मैक्सिमम पुराण कौन कौन से हैं? जैसे एक चैप्टर मैंने छोड़ा है, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, हिस्टोरिकल रिसर्चेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। वो मैं तब पढ़ाऊंगा जब पहले एक बार पढ़ा लूं, ताकि फिर आपको, नहीं तो अभी बताऊंगा मौर्य, तो अभी तो मौर्य पढ़ा ही नहीं। तो पुराणों में क्या है? राजवंशों की प्राचीन वंशावली है, सूर्य चंद्रमा या भगवान राम से शुरू करते हैं और आधुनिक समय तक वो लेके आते थे। तो पुराणों में इसका ये नाम है। ठीक है, कालाशोक का पुराणों में क्या कहा है? काकवर्ण। और इसने क्या किया? पुणे, वैशाली के स्थान पर पुणे पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। बोलो, इतना सीक्वेंस समझ में आ गया? थोड़ी थोड़ी बातें हैं इनकी, बहुत थोड़ी थोड़ी बातें, जरा जरा सी बातें। रोज रोज करवा रहा हूँ, वो रोज करते जाना मेरे कहने से। फिर देखना आप है ना, आईएएस मेंस के सवाल भी करोगे, बताऊंगा आईएएस मेंस में क्या पूछा। सब इंस्पेक्टर के भी करोगे, आरएएस की भी। कोई हिस्ट्री को अलग कर सकता है क्या? बस वो थोड़ा सा समझने का फिर। जैसे इस बार 2022 आईएएस मेंस में आया था कि प्राचीन भारत के इतिहास को प्राचीन भारत के भूगोल ने कैसे प्रभावित किया है। हाउ द ज्योग्राफी ऑफ एंशिएंट इंडिया इफेक्ट द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो इसमें राजगीर और पाटलिपुत्र वाला उदाहरण आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। ज्योग्राफी की वजह से ही तो वो सुरक्षित थी। अभी थोड़ी देर में ईरानी और सिकंदर का आक्रमण पढ़ाऊंगा, तो नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया का आ जाएगा। तो वो फिर कोई ये कि मैंने तो सब इंस्पेक्टर के लिए पढ़ी थी, आरएएस के लिए पढ़ी थी, मैं यूपीएससी का कैसे लिख सकता हूँ? उसी बात को समझने की जरूरत है। मतलब तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मतलब खुद को छोटा करके मतांक को पढ़ना शुरू करो। ठीक है ना? ठीक है, ये इतना हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते। अब तीसरा कौन सा आएगा? नंद वंश, जिसके बारे में आपने खूब सुना होगा, कहानियां चलती है ना। नंद वंश को सत्ता में हरा के कौन सा वंश आएगा? मौर्य वंश। और कौन आएगा मौर्य में भी? चंद्रगुप्त मौर्य। टीवी पे सीरियल भी आता है, देखते हो क्या? घर वाले तो देखते होंगे ना। तो वो आता है। और पोरस का भी सीरियल आ रहा था ना थोड़े दिन पहले, एक कौन से पे आता था मुझे याद नहीं। लेट जाते हैं घर, वो आते जाते ही पता लगता है कुछ ऐसा चल रहा है टीवी। ठीक है, नंदवंश का संस्थापक कौन था? इनका टाइम था 444 से लेकर 44-45 से लेकर और 344 से लेकर 323 ईस्वी पूर्व। 323 में जीत लिया था चंद्रगुप्त मौर्य। इसी समय सिकंदर का आक्रमण हुआ। 326 में आक्रमण हुआ, 323 में वापस चला गया सिकंदर। जैसे ही वापस गया, इन्होंने अपना काम कर। ठीक है, देखो, नंद वंश का संस्थापक कौन था? फाउंडर कौन था इस वंश का? महापद्म नंद। और महापद्म नंद इतना बड़ा साम्राज्य लेके बैठा था, क्योंकि कालाशोक के समय में भी वो साम्राज्य वो ही रहा। मगध अब तक तो अंग को भी जीत चुका था, कौशल को भी, वज्जी को भी, वत्स को भी, अवंती को भी। तो इसने, महापद्म नंद ने स्वयं को क्या कहा है? एक राट। एक राट का मतलब जो अन्य सभी क्षत्रिय राजाओं को हराकर जो एकमात्र राजा हो, एक राट। एक राट की उपाधि धारण कर। ठीक है, इसके लिए ये कहते हैं कि ये शूद्र वंश का था। आपसे कोई नहीं पूछेगा एग्जाम, ऐसा पुराणों में कहा। ठीक है, बढ़े आगे।
इसके बाद कौन आएगा महापदम नंद के बाद? घनानंद। और घनानंद की ये कहानियां हैं, कितनी सच है कितनी झूठ है कि उसके दरबार में था गरीब ब्राह्मण विष्णुगुप्त या कौटिल्य गया। विष्णुगुप्त या कौटिल्य का उसने क्या किया? अपमान किया। अपमान किया तो कौटिल्य ने शपथ ली कि मैं मेरा बदला लूंगा। ठीक है। ये कहीं जा रहा था तो जंगल में चंद्रगुप्त मौर्य बच्चों के साथ जानवर चरा रहा था। और तो उस समय बच्चे जानवर ही चराएंगे, तो वो वहां राजा का रोल कर रहा था। राजा का अभिनय करते हुए कौटिल्य को उस बच्चे में ये लगा कि ये बच्चा सक्षम है। कौटिल्य को साथ लिया उसने। पहले उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत है भारत का, वहां आक्रमण करने की बजाय डायरेक्ट मगध पर आक्रमण किया तो हार गए। हार गए तो दोबारा उन्होंने दिमाग लगाया दोबारा, क्योंकि सिकंदर ने क्या कर दी थी? सिकंदर के आक्रमण ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के छोटे छोटे राज्यों की शक्ति खत्म कर दी। वहां से जीता, फिर मगध को जीत के 323 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य शासक बन गया। ठीक है ना। इसकी सेना बहुत शक्तिशाली थी। सेना शक्तिशाली थी। अब सेना शक्तिशाली का फिगर बता देता हूं। इसकी इन्फेंट्री में कितने लोग थे? पैदल सेना जिसको कहते हैं, कितने लोग थे पैदल सेना? ऐसा कहते हैं 2 लाख सैनिकों की सेना थी। उस समय जनसंख्या बहुत कम थी। घुड़सवार कितने थे? 60,000। हर जगह ये फिगर देने की जरूरत नहीं, सिकंदर के आक्रमण से रिलेटेड है। और हाथी कितने थे? 4,000 हस्ती सेना थी। ये बहुत बड़ी सेना है भाई। आज अपनी इंडियन इन्फेंट्री जो है, पैदल सेना को ही तो कहते हैं इन्फेंट्री। कितने लोग हैं? 10-1 लाख। जबकि आज अपनी जनसंख्या देखो देश की। उस समय तो बहुत थोड़ी सी जनसंख्या थी। उसके इसकी सेना शक्तिशाली थी, इसलिए सिकंदर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर पाया। तो लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत पर तो उसने आक्रमण किया था। तो घनानंद के समय किसका आक्रमण हुआ था? घनानंद के समय उत्तर पश्चिमी भारत पर सिकंदर का आक्रमण। ठीक है। सिकंदर का आक्रमण उत्तर पश्चिमी पे हुआ। तक्षशिला के अंबी को हराया। झेलम और चिनाब के बीच के पोरस को हराया। इसके बाद इस सिकंदर की सेना ने जवाब दे दिया, क्योंकि 10 वर्ष से वो देश से बाहर थे, तो उन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे। और साथ में सिकंदर के देखो, सिकंदर के आक्रमण से नुकसान की बजाय लाभ ज्यादा हुए। एक जो बड़ा लाभ हुआ, सिकंदर के साथ काफी सारे इतिहासकार आए थे, जैसे एरियन है, प्लूटार्क है, और वो हिस्ट्री को एकदम विशुद्ध रूप में हिस्ट्री की तरह लिख के गए हैं। उन्होंने कोई गलत बात नहीं लिखी, कोई सच झूठ नहीं लिखा। ठीक है। तो वो एरियन कहता है कि उस समय का जो नंद राजा था घनानंद, वो बहुत शक्तिशाली था। तो सिकंदर पंजाब पे आक्रमण करके वहीं से वापस लौट गया। ठीक है। इसके बाद जैसे घनानंद के बाद विष्णुगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य मिलके क्या करेंगे? मौर्य वंश की स्थापना कर देंगे। और मौर्य वंश पहला भारत का बड़ा राजवंश होगा, है ना। तो हम ऋग्वेदिक काल से होते हुए, ऋग्वेदिक जन से होते हुए उत्तरवेदिक जनपद पे आए। और फिर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के महाजनपद पे आए। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध शक्तिशाली हुआ। मगध में हर्यक वंश आया, शिशुनाग आया, नंद वंश आया, और नंद वंश के बाद 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश आ जाएगा। बताओ इतना घटनाओं का सीक्वेंस याद हुआ क्या? याद है सबको? दाढ़ी वाले बाबा देखो। अब आगे बढ़ते हैं। अब आज का टॉपिक है हमारा, भारत पर विदेशी आक्रमण हुए थे। तो भारत पर तो विदेशी आक्रमण लगातार होते रहे हैं। पहला विदेशी आक्रमण हुआ था वो ईरानी। ईरानी आक्रमण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पर्शियन इन्वेजन। पर्शियन इन्वेजन, ये टॉपिक हेडिंग डाल लो, है ना। एंड
सिकंदर के इन्वेजन को क्या कहेंगे? इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर। और ये मकदूनिया का शासक था, तो सिकंदर के आक्रमण को मकदूनियाई आक्रमण भी कह देते हैं। मकदूनियाई आक्रमण, इंग्लिश में कहेंगे मैकेडेनियन, मैकेडेनियन इन्वेजन। ठीक है, इसको कह देंगे मैकेडेनियन इन्वेजन। जो ईरानी या पर्शियन इन्वेजन था वो कब हुआ? 516 ईस्वी पूर्व। डेरियस, डेरियस को हिंदी में कहते हैं दारा। जैसे ये देखो, ये उच्चारण की, जैसे यूनानियों ने चंद्रगुप्त को क्या कहा? सेंड्रोकोट्स लैंग्वेज है। अब अलेक्जेंडर का उसकी मम्मी ने तो नाम अलेक्जेंडर रखा था, लेकिन हम उसको सिकंदर कहते हैं उच्चारण में सरलता के लिहाज से। ठीक है, तो और सिकंदर का हुआ 326 ईस्वी पूर्व। ये भारत के पहले विदेशी आक्रमण है। और इनसे क्या हुआ? ईरानी आक्रमण से तो हम ईरान से जुड़ गए और कुछ खरोष्टी लिपि सीखी हमने। ठीक है, कुछ अशोक के अभिलेखों पर भी प्रभाव पड़ा, बताऊंगा क्या प्रभाव पड़ा। और सिकंदर के आक्रमण से हम किससे जुड़ गए? यूरोप से जुड़ गए। यूरोप से हमारा जुड़ाव हो गया, प्लस भारत का इतिहास शुद्ध रूप से लिखा जाने लग गया, क्योंकि वहाँ के इतिहासकार थे, वो विशुद्ध रूप से हिस्ट्री लिखते थे, अपने पुराणों की तरह नहीं लिखते थे। अपने पुराणों में जैसे कहा, क्या कहा है? वो चंद्रमा का पुत्र है, वो सूर्य का पुत्र है। पुत्र तो कोई ना कोई आदमी का ही हो सकता है, सूर्य चंद्रमा बच्चे थोड़ी पैदा करते हैं। ठीक है, तो वो ये विशुद्ध रूप से इतिहास लिखते थे, तो इतिहास लेखन में सरलता होगी। ठीक है, अब इसको डिटेल में शुरू करते हैं। पहला करते हैं ईरानी आक्रमण, पर्शियन इन्वेजन है ना। वी विल स्टार्ट विद द पर्शियन इन्वेजन ऑन इंडिया। इन्वेजन भारत पर ईरानी आक्रमण। अपन उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए आवश्यक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर में तो एंशियंट के सवाल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में आते हैं। आरएएस प्री में 2 सवाल आते हैं एंशियंट से, 2 आते हैं मिडाइवल से, फिक्स कर रखा है उन्होंने। ठीक है, तो अपन जितनी जरूरत है, मेंस के कुछ सवाल आते हैं, लेकिन मेंस में भी आर्ट एंड कल्चर पे फोकस ज्यादा है। ठीक है, बताऊंगा। भारत पर ईरानी आक्रमण, प्रथम आक्रमण किसने किया? First invasion was done by the Achaemenid dynasty of Persia. अखेमनी वंश था। अखेमनी को अखमनी भी कह देते हैं, अखमनी वंश। और इसका राजा कौन था? डेरियस। डेरियस को हिंदी में क्या कह दे देते हैं? दारा। और इसने कब किया? 516 ईस्वी पूर्व। ठीक है, देखो ये भारत का सबसे पहला विदेशी आक्रमण था। इससे पहले एक राजा था साइरस, यहीं का। इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोट्स। हेरोडोट्स लिखता है साइरस ने सिंध के रास्ते भारत पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन असफल रहा। तो प्रथम जो आक्रमण था सफल, वो किसका था? दारा का था। और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी जब तक कि 1664 में भारत में फ्रांसीसी आएंगे, तब तक लगातार विदेशी आए, लगातार आते गए और जीतते गए। ठीक है, पहला आक्रमण अखेमनी वंश था, इसको अखमेनिस्ट लिखेंगे इंग्लिश में। ये भी सिकंदर के तरह बहादुर लोग थे। इन्होंने भारत में, जैसे इन्होंने उत्तर पश्चिम में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अच्छा, ईरान कहाँ है फिर? देखो, ये है अपना भारत। ठीक है, अब पाकिस्तान तो अब 1947 में बना है।
ये पाकिस्तान भी अपना ही था इससे पहले। तो यहाँ है इराक और यहाँ है ईरान। तो यहाँ से आक्रमण किया था इसने, इस रास्ते पे, है ना। तो ये हमेशा सिंध वाले रास्ते करेंगे, है ना। यहाँ तो रेगिस्तान रहेगा। पाकिस्तान ये ईरान है, ये बीच वाला ईरान है ना, ये इराक है। तो यहाँ से यहाँ आक्रमण हुआ है बाहर। ठीक है, तो हमेशा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पे ही करेंगे। ठीक है ना। तो इस आक्रमण का उल्लेख कहाँ कहाँ है, कैसे पता चला ये आक्रमण हुआ था? आक्रमण का प्रमाण क्या है? आक्रमण के प्रमाण के तीन अभिलेख कौन से हैं? वहां इन्होंने जब आक्रमण किया और सिंध और पंजाब को जीत लिया तो उन्होंने अभिलेख लिखवाए अपने वहां। राजा जनरली अपनी जीत के बाद ही अभिलेख लिखवाते थे। जहां हारता था कोई राजा लिखवा के गया है क्या, मैं इस युद्ध में हार गया? एक भी नहीं लिखवा के गया। ठीक है, तो तीन अभिलेख है। एक तो पर्सिपोलिस, दूसरा नक्शे रुस्तम, और तीसरा बेहिस्तून। पर्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम और बेहिस्तून, ये जगह के नाम है। पर्सिपोलिस इनकी राजधानी थी ईरानियों की। पर्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम और बेहिस्तून में तीन अभिलेख बने। ठीक है, इंस्क्रिप्ट लेख को क्या कहेंगे? ठीक है, हुआ इतना क्लियर? इन्होंने जब आक्रमण किया तो किस किस को जीता इसने, दारा ने? भारत के वर्तमान सिंध और पंजाब पर अधिकार कर लिया। सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में। जो राजस्थान बॉर्डर से ये सिंध है, ये इधर पाकिस्तान का पंजाब है। एक तो इस सिंध पर अधिकार कर लिया और एक पंजाब पर अधिकार कर लिया। दारा ने क्या क्या किया? भारत के सिंध व पंजाब पर अधिकार कर लिया। सरल सी बात है ना। He annexed and he conquered and annexed Sindh and Punjab to his empire। ठीक है, सिंध और पंजाब को जीत के कर लिया। अब देखो, अब ये जीत के कर लिया, लेकिन इसके बाद में जब ये कमजोर हुए तो यहाँ इनका ये प्रभाव धीरे धीरे करके, सिकंदर जब आएगा, सिकंदर आक्रमण करेगा लगभग 250 साल बाद या 150 साल बाद, तो सिकंदर इन सारे राज्यों को हरा देगा। इतने तक 150 साल तक ये ईरानी राजाओं के कब्जे में रहे। डेरियस के बाद में जरेक्सिस आया, बाद में जरेक्सिस के कब्जे में आ गए, बाद में और लोगों के कब्जे में चलते रहे। अब मुद्दे की बात ये मेंस के लिहाज से इनके आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, पड़ना चाहिए ना। तो ईरानी आक्रमणों का भारत पर प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ेगा ईरानी आक्रमण? कोई लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिकंदर आके हरा देगा। हाई प्रभाव नहीं, हाई प्रभाव नहीं, क्योंकि सिकंदर आकर इनको हरा देगा और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य इनको हरा देगा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर चंद्रगुप्त मौर्य का कब्जा रहेगा। दूसरा, इनसे क्या सीखा भारतीयों ने? खरोष्टी लिपि सीखी इनसे। अब खरोष्टी लिपि क्या है? जैसे खरोष्टी लिपि वो है जिस जो मतलब दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, खरोष्टी लिपि का प्रसार हुआ। और क्योंकि उत्तर पश्चिमी जिस भारत की मैं बात कर रहा हूँ, बाद में अशोक के अभिलेख खरोष्टी लिपि में है क्या? खरोष्टी और अरेमाइक लिपि में। तो वो खरोष्टी लिपि ईरानियों से सीखी थी। एक ये जो लिपि जिसको अपन स्क्रिप्ट कहते हैं, जैसे आज देश की लिपि कौन सी है अपनी? देवनागरी, जिस रूप में अपन हिंदी को लिपि को ये दीपी कहते थे, उस दीपी से लिपि शब्द आ गया। तीसरा प्रभाव क्या पड़ा?
भारत और ईरान के मध्य व्यापारिक संपर्क स्थापित हुए। ठीक है, भारत व ईरान के मध्य व्यापारिक संपर्क स्थापित। और लास्ट लास्ट क्या होगा व्यापारिक संपर्क के अलावा? अशोक ने जो पूरे देश में अपने अभिलेख खुदवाए थे और एक अशोक की जो धम नीति थी पूरी दुनिया से अलग थी। जो लड़ाई बिंबिसार की जो लड़ाई चंपा को जीतने के साथ शुरू हुई थी वो लगातार चलती रहेगी। उसको रोक कौन देगा? उसको रोकेगा अशोक। ठीक है, अशोक उस चीज को 300 साल तक मगध सबको हराएगा। पहले हर्यक वंश के बिंबिसार के अजात शत्रु उदयन के नेतृत्व में, फिर शिशुनाग काल अशोक के नेतृत्व में, फिर नंद वंश के वो शक्तिशाली राजा जिनके डर से सिकंदर ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, फिर चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, फिर उसका बेटा बिंदुसार आएगा, बिंदुसार के बाद अशोक आएगा। अशोक की जो धम की नीति थी बिल्कुल उलट थी। 300 साल से जो परंपरा चली आ रही थी उसको एक तो अशोक का धम अखमेनी राजाओं से सीखा था, एक अशोक के जो पिलर थे पूरे देश में उसके अभिलेख मिलते हैं वो इन अखमनी राजाओं से उसने इनको इन अखमनी राजाओं के भी वैसे वैसे के वैसे अभिलेख मिलते। ठीक है ना? तो अशोक के अभिलेखों पर वे धम नीति पर प्रभाव, ये लिखने वाली बात। अब धम नीति पर प्रभाव एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इससे सीखा था। और जो अखमेनी वंश का ये डेरियस था इसी से सीखी थी अशोक। ठीक है ना? अब अगला आक्रमण होगा भारत पर। ये बस इतना, ये ईरानी आक्रमण तो पूरा हो गया। अब अगला आक्रमण होगा सिकंदर का। अब लिखना शुरू करो। सिकंदर का आक्रमण कैसे होगा बताता हूँ। सिकंदर कहाँ का राजा था? हम्म सिकंदर था राजा, देखना इधर लिखो, अलेक्जेंडर्स इन्वेजन या सिकंदर का आक्रमण। इसका तो सबने सुना होगा। हम्म कब हुआ? 326 ईस्वी पूर्व में। 326 ईस्वी। कहाँ का राजा था? यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य थे, वहां था एक जगह मकदूनिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैकेडेनियन, मैकेडोनिया, मैकेडोनिया। यहाँ का राजा था। इसके मन में आया, छोटा सा था, कि मैं दुनिया को जीतने चलूं, तो इसने ये वाला रूट अपनाया। देखो ये यहाँ से चलता चलता तुर्की, एशिया माइनर, तुर्की का पुराना नाम एशिया माइनर है, इनको खत्म कर दिया। यहाँ से अलेक्जेंड्रिया होता हुआ, यहाँ होता हुआ ये सुसा और एक बतना, ये जो ईरान वाले हैं, ये पर्सिपोलिस आ गया, ईरानी राजाओं की राजधानी जो अखमेनी वंश के थे। यहाँ से ईरान होते होते हुए ये काबुल हो गया, काबुल होते होते ये पहुंच गया, ये समरकंद को जीत के आए जो आज के ताजिकिस्तान के पास में है ना। फिर यहां से करता करता ये आ गया, जैसे हाइड्रेस्पीज किसका नाम है? रावी नदी का। रावी को यूनानियों ने हाइड्रेस्पीज कहा है। और यहाँ आते आते ये अपनी ये सिंधु नदी है। ठीक है, ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। तो भारत पर आक्रमण किस लिए किया? इसका ये सपना था कि मेरे को पूरी दुनिया जीतनी है। छोटा सा था, बिल्कुल छोटा सा लड़का था। तो 323 ईस्वी 326 ईस्वी पूर्व में इसने भारत के किन किन राजाओं को हराया? एक तो तक्षशिला का शासक था आम्बी, तक्षशिला के शासक आम्बी को हराया।
तक्षशिला के शासक आम्भी को हराया। और दूसरा किसको हराएगा? पोरस को। पोरस को समाचार भेजेगा कि अधीनता स्वीकार कर ले। पोरस कहेगा, झेलम और चिनाब के बीच में छोटा सा राज्य था, पोरस कहेगा कि युद्ध के मैदान में मुलाकात करेंगे। दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आ गई। तो यूनानी लेखकों ने इसको हाइड्रेस पीजीज का युद्ध कहा है। तो उस समय बरसात ज्यादा होती थी, रावी नदी पे उफान चल रहा था, जून जुलाई के महीने की बात थी। तो सामने सिकंदर, सामने पोरस की। पोरस बहादुर आदमी था, ऐसा कहते हैं। तक्षशिला का जो शासक था अम्बी, उसने पोरस पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। तो अगर ये तक्षशिला का अम्बी और झेलम और चेनाब के बीच का पोरस दोनों मिलके संयुक्त मोर्चा बना लेते, ठीक है, तो सिकंदर को हरा देते। लेकिन भारतीयों में ये कमी रही, जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं, भारतीय कभी संयुक्त मोर्चा बनाने की सोच ही नहीं पाए। इतनी दूरगामी उनकी सोच थी ही नहीं। तो सिकंदर और पोरस जब आमने सामने हो गए, देखो इस युद्ध को मैं लाइव इसलिए बता रहा हूँ, इस समय का जो भारतीय इतिहास है वो पुराणों के अलावा कहीं इतिहास मिलता नहीं। भारतीयों में इतिहास लेखन की इतनी रुचि नहीं थी, लेकिन यूनान में हेरोडोट्स प्रॉपर तरीके से जैसे हिस्ट्री हर एक घटना का सन का उल्लेख करते थे, वो डेट और ईयर बताते थे। तो एरियन लिखता है एक एक बात, एरियन इस युद्ध का लाइव वर्णन करता है। पोरस सामने आ गया तो सिकंदर ने क्या किया, थोड़े दिन तो आमने सामने सेना बैठी रही। एक दिन सिकंदर ने प्लान बनाया। सिकंदर ने क्या किया कि अपनी जो कैंप लगते थे, इनके कैंप में कुछ सैनिकों को रात के समय, ये कहा जब अंधेरा हो गया, तेज बरसात हो रही थी लगातार, तो ये कहा आप आग जला लो और नाचना गाना शुरू कर दो, ताकि पोरस की सेना को ये लगे कि ये तो अपने इंजॉय कर रहे हैं, इवनिंग टाइम में आमोद प्रमोद में व्यस्त है। बाकी सारी सेना को लेके सिकंदर ने रावी नदी को पार किया, जहां रावी का बहाव कम था। और इस चीज को बाद में नोटिस किसने किया? पोरस के बेटे ने। पोरस के बेटे ने सामना किया, छोटी सी सेना थी, लेकिन अब यूनानी सेना तो बहुत बहादुर थी, संख्या में भी बड़ी थी, प्लस जो राजा उसने जीत लिए थे उनकी सेनाएं भी सिकंदर के साथ होली थी। पोरस का बेटा मारा गया। पोरस आया, पोरस ने लड़ाई लड़ी, पोरस हार गया। हारने के बाद सिकंदर के सामने लाए पकड़ के, पोरस को पूछा कि बता तेरे साथ कैसा व्यवहार करूं। बिल्कुल हिस्टोरिकल बात कह रहा हूँ, भारतीयों की तरह गप्पों की बात नहीं कर रहा है ना, कुछ भी पुराणों में लिख दिया या चारण इतिहास में कुछ भी लिख गए, एकदम रियल बात है। सिकंदर को पोरस ने ये जवाब दिया कि जैसा एक हारे हुए राजा के साथ जीते हुए राजा को करना। सिकंदर इतना इम्प्रेस हुआ, सिकंदर ने उसको उसका पूरा राज्य लौटा दिया वापस। ऐसे दोस्त मिलते कहाँ हैं। उस युद्ध को क्या कहते हैं? रावी का युद्ध या बैटल ऑफ हाइड्रेस्पीज। रावी या हाइड्रेस्पीज का युद्ध। इस युद्ध को कहते हैं, इसके बीच में हुआ था पोरस व सिकंदर। जीता कौन? सिकंदर जीता, लेकिन पोरस की वीरता से प्रभावित होकर उसको उसका राज्य लौटा दिया। सिकंदर जीता, लेकिन पोरस की वीरता से प्रभावित होकर, वीरता से प्रभावित होकर उसको उसका राज्य लौटा। इसके बाद सिकंदर है वो जो वापिस, इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। और इसका मूल कारण क्या मानते हैं? एक तो उनको 10 साल हो गए थे, दूसरे उनको ये पता था कि यहाँ तो ये पोरस और अम्बी जैसे शासक हैं, आगे घनानंद बैठा है 2 लाख की सेना लिए, और उसके पास 4000 टैंक भी हैं, हाथी भी हैं उसके पास। अब हाथी का देखो, हाथी का रोल पॉजिटिव भी होता था, नेगेटिव। पॉजिटिव तो ऐसे होता था कि उनके ऊपर बैठा आदमी सुरक्षित रहता था,
लेकिन उनकी स्पीड स्लो होती थी हाथी की, और कई बार हाथी के तीर लग जाता था तो वो अपने सैनिकों को भी दबाते हुए चला जाता था। फिर भी सिकंदर की सेना ने आक्रमण नहीं किया। ठीक है ना, भारतीय लास्ट तक देखना आप, हेमू लड़ेगा अकबर से तो भी वो हेमू हाथी पे बैठा था। भारतीयों ने हाथी का उपयोग लंबे समय तक किया। गुण दोष की चर्चा बाद में करेंगे। सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ठीक है, और सिकंदर वापस बेबीलोनिया लौट गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब मुद्दे की बात है कि सिकंदर के आक्रमण के भारत पर क्या प्रभाव पड़े। इंपॉर्टेंट बात है ना। ठीक है, अब वो लास्ट वो पढ़ते है ना, पढ़े आगे। इफेक्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑन इंडिया, सिकंदर के आक्रमण के भारत पर प्रभाव। सिकंदर के आक्रमण के भारत पर प्रभाव है ना, ये मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के भारत पर प्रभाव। बताओ, ये टेम्परेरी थे या लॉन्ग लास्टिंग थे, हाई थे या कुछ समय के थे, बोल के बताओ। इतना पढ़ा है, खुद से दिमाग लगाओ, बताओ। स्थायी प्रभाव थे या अस्थायी या टेम्परेरी या क्षणिक प्रभाव थे, बोल के बताओ जल्दी। परमानेंट थे या टेम्परेरी प्रभाव। स्थायी कैसे होगा, ये जैसे ही मुंह मोड़ेगा उधर से चंद्रगुप्त और चाणक्य आएंगे दौड़े दौड़े, और इनको हरा के जो इसका छत्रप होगा सेल्यूकस निकेटर उसको हरा देगा। इसके जाते ही हरा देगा। तो स्थायी प्रभाव नहीं थे, अस्थायी प्रभाव थे। लेकिन कल्चरल जो आदान प्रदान शुरू हो गया था, वो प्रभाव हमेशा स्थायी होते हैं। समझते हो क्या इस बात को? हम्म आज तुम्हारे सिर पे एंटीना जैसी चोटी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ ब्रिटिशर्स आ गए थे, हम पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया, और उन्होंने यहाँ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लागू कर दिया। तो आज ये जो मैंने पहन रखा है, ये ड्रेस यूरोपियन है या इंडियन है? हम्म तो फिर यूरोपियन तो यूरोपियन ड्रेस को पहन रहे हैं, वो तो धोती कुर्ता नहीं पहन रहे। हम्म ये कल्चरल एक्सचेंज होता है, जो हमेशा प्रभुत्वशाली या डोमिनेटिंग कल्चर जो होती है, वो दूसरी कल्चर पे प्रभाव डालती है। और सफल कौन सी होती है? जो डोमिनेटिंग कल्चर होती है वो। नहीं तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे मैं भी चोटी के बंट लगा रहा होता, और आप भी एंटीना सी चोटी करे नीचे बैठे होते, संस्कृत के श्लोक रट रहे होते, क्यों नहीं? ये फर्क है कल्चरल एक्सचेंज के। ठीक है, तो सिकंदर के आक्रमण के भारत पर प्रभाव, तो स्थायी प्रभाव नहीं। स्थायी प्रभाव नहीं, क्यों नहीं? स्थायी प्रभाव नहीं, क्यों नहीं भाई? बोलो। क्योंकि सिकंदर के जाते ही उत्तर पश्चिमी भारत को पुनः किसने जीत लिया था? तो चंद्रगुप्त ने जीत लिया। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के छत्रपों को हराकर जीत लिया। छत्रप होता है मिलिट्री कमांडर, छत्रपों को हराकर जीत लिया। ठीक है, और केवल उत्तर पश्चिमी भारत को ही तो उन्होंने कब्जा किया था, आगे तो वो बढ़े ही नहीं, सिंधु नदी से इधर तो आए ही नहीं, नहीं आए ना। दूसरा, अब देखो, अब कल्चरल प्रभाव, सांस्कृतिक आदान प्रदान ज्यादा रहे, तो एक तो अरामाइक लिपि का उत्तर पश्चिमी भारत में क्या हुआ? अरेमाइक लिपि का प्रसार हुआ। अरेमाइक लिपि, जिसमें अशोक के अभिलेख है ना। दूसरा,
छत्रप प्रणाली का भी प्रसार हुआ। तो मिलिट्री कमांडर को जो छोटा छोटा एरिया रूल करने के लिए दे रहे थे, वो छत्रप प्रणाली कहते हैं उसको, छत्रप प्रणाली का प्रसार। और इससे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, सिकंदर के आक्रमण से क्या हुआ, भारत, वो तो यूनान का सबसे नीचे वाला देश है, ग्रीस यूरोप का सबसे नीचे वाला देश है ना। तो भारत और यूरोप के मध्य व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो गए, ये बड़ी बात है ना। तो सिकंदर के आक्रमण से क्या हुआ, भारत व यूरोप के मध्य सांस्कृतिक संबंध स्थापित। ठीक है। अब SI में पूछे कि अरेमाइक लिपि का प्रसार कैसे हुआ, या पूछा भी हुआ है RAS में, सिकंदर के अभिलेख कौन कौन सी लिपियों में है, तो खरोष्टी में भी है, ब्राह्मी में भी है, और अरेमाइक में भी है। खरोष्टी और अरेमाइक में उत्तर पश्चिमी भारत वाले, आगे अशोक के अभिलेखों में पढ़ाऊंगा। ठीक है। और क्या सीखा, और भगवान बुद्ध की या भारत की प्रथम बार मूर्तियां कौन सी शैली में बनी है। भारत में मूर्ति कला का प्रारंभ माना जाता है गांधार शैली से, जहां वो सुकुनी की बहन थी ना, शकुनी की बहन गांधारी कहाँ की थी, वो गांधार की थी। गांधार कहाँ है, आज के अफगानिस्तान से ऊपर ताजिकिस्तान में, इतनी दूर से आई थी। तो गांधार शैली में भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां बनी, उन पे यूनानी कला का प्रभाव है, वो एकदम यूनानी कला से प्रभाव। ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। जैसे भारत में मथुरा और गांधार दो शैलियां थी मूर्ति कला की, तीसरी अमरावती थी। तो गांधार शैली में जो मूर्तियां बनी है वो एकदम यूनानी मॉडल पे बनी है। एक तो उनमें शारीरिक नग्नता को दर्शाया है, एक शरीर की एक एक मांसपेशी को ठीक से दर्शाया है। ठीक है, यूनानी लोग जैसे ऋतिक रोशन जैसे होते थे, तो जो यूनानी आर्ट को कहेंगे हेलेनिस्टिक आर्ट। तो यूनानी आर्ट या हेलेनिस्टिक आर्ट का किस पे प्रभाव पड़ा, गांधार कला पे। तो गांधार कला का भगवान बुद्ध है वो कैसा है, एकदम लीन बॉडी है, ऋतिक रोशन जैसा। और मथुरा कला वाला वो सन्नी देओल जैसा है, एकदम बलिष्ठ शरीर का है। ठीक है, तो ये आगे मैं मथुरा, गांधार और अमरावती शैली पढ़ाऊंगा। RAS मेंस में ये आया है, गांधार, मथुरा और अमरावती शैली। ठीक है, क्या अंतर, भारत व यूरोप के मध्य सांस्कृतिक संबंध स्थापित। और लास्ट होगा भारत की गांधार मूर्तिकला पर यूनानी या हेलेनिस्टिक आर्ट का प्रभाव। अगर ये पूछ लिया सिकंदर के आक्रमण के भारत पर क्या प्रभाव पड़े, इतने लिख दिए तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इनमें से कोई सवाल प्रीलिम्स में भी आ सकता है। ये पूछ सकते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट क्या है, तो हेलेनिस्टिक आर्ट क्या है, प्राचीन यूनानी कला, ये हेलेनिस्टिक आर्ट है। ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में पुनर्जागरण में भी आएगी, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के RAS के सिलेबस में ना पुनर्जागरण, या जिसको रेनेसा कहते हैं। ठीक है, बस ये कुछ एक उसने नगर बसाए सिकंदर ने भारत में, जैसे एक का नाम निकेया था, एक का बुकाफेला नाम था। ठीक है, ये और लिख लो, सिकंदर ने भारत में नए नगर बसाए, भारत में निकेया और बुकाफेला के नाम से नगर बसे। ठीक है, निकेया और बुकाफेला, घोड़े के नाम पे बुकाफेला। ठीक है, वहां जाके सिकंदर मर गया था। एक बॉलीवुड की मूवी भी है अलेक्जेंडर, कभी मौका लगे तो देखना है ना। ठीक है, बाकी करते हैं कल। कल अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सब इंस्पेक्टर एग्जाम में, जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से आए पिछले 2011 वाले पेपर में, 16 वाले में, 18 वाले में, और सितंबर 21 में जो पेपर हुआ था उसमें।
ठीक है। पंजाब पुलिस के भी कहाँ कहाँ है वो डिस्कशन करेंगे, आरएएस प्रीलिम्स और मेंस के भी करेंगे। ये इतना याद करके आना।